हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एसएससी सीएचएसएल 2023 का रिजल्ट आया था और उसमें मेरी रैंक जो रही है वो 416 रही है और मैं फाइनली सिलेक्टेड हो गया। और मैं आपको इस वीडियो में अपनी इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा आप लोगों को क्यों मुझे फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा ये क्लियर हुआ और क्या क्या मेरी गलतियां थी और क्या क्या मेरे अचीवमेंट्स थे जो मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी देखनी है तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए कि ये जो वीडियो है ये पूरे तरीके से अनबायस्ड रहेगी और जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मेरे से जो भी रिलेटेड है वो सारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इससे कनेक्ट कर पाएँ, आपको ये रिलेटेबल लग पाए, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि मुझे एक एज़ अ सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ जो मैं आपको ओपिनियन दूँगा, अपना जो सजेशंस दूँगा लास्ट में, वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 1 मंथ या डेढ़ महीने तक वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी। अगर आपको उससे रिज़ल्ट मिलता है, कोई ग्रोथ होती है आपके प्रिपरेशन में, देन आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना ज़रूर। और साथ ही साथ अगर आपको कोई अपने सजेशंस देने हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को मैं इस वीडियो में मॉक टेस्ट एंड जैसे मैं देता था मॉक टेस्ट वगैरह, वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट्स के बताने हैं, जिसकी वजह से मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी शॉर्ट जर्नी बताऊंगा, इंग्लिश में मेरा क्या रहा और मेरे सोर्सेज कि मैं किस किस टीचर से पढ़ा और मैंने बुक्स वगैरह क्या यूज़ करा। साथ ही अपना टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि मैंने कैसे टाइम अपने आप को मैनेज करा था टाइम का। और मिस्टेक्स और अचीवमेंट्स में बात करेंगे मेरी, और सजेशंस में जो आप लोगों को लास्ट में दूंगा। ये आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके जो भी आपको देखना है टॉपिक, उस पर आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी शॉर्ट जर्नी बता दूं। मैंने फर्स्ट फेज में जो अपनी कोचिंग ली थी वो 2016 में लिया था, केडी कैंपस उत्तम नगर से। और मुझे जो है इंग्लिश विनय सर ने पढ़ाया था, एक सर थे विनय सर, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। और सेकंड फेज में जब मुझे लगा कि हाँ भाई, मेरी जो प्रिपरेशन है इंग्लिश की वो और अच्छी करनी है मुझे, तो मैं 2019 से 2022 में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं किया। और 2019 में मैंने मुखर्जी नगर में जो नीतू मैम की क्लासेस हैं इंग्लिश स्पेशल बैच, वो लिया था ऑफलाइन। और थर्ड फेज में जब मुझे लगा कि क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो है बहुत टाइम पहले हुई थी और बीच में कोविड वगैरह आने के कारण मेरा जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था ऑफलाइन क्लासेस का। इस वजह से मैंने नीतू मैम का ही बीओडी बैच लिया था, ऑनलाइन केडी लाइव ऐप। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं और मेरा जो इंग्लिश का मार्क्स है वो डायनेमिक रहा है, मतलब कि चेंज होता रहा है। किसी में कई बारी क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है और कई बारी कम आता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सीजीएल सी पी ओ सी एच एस एल एम टी एस फेज एग्जाम, जीडी, दिल्ली पुलिस, स्टेनो वगैरह मैंने ज़्यादातर एग्जाम्स दिए हुए जहाँ पे इंग्लिश आती है। और यूपीएससी सी डी एस और सी सेट वगैरह दे रखा है। IB ACIU MTS और DD ASO DSSB और CSIR और भी एग्जाम्स दिए हुए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सच बोलते हैं या नहीं बोलते। तो भाई मैं अपना जो बता रहा हूँ, मैंने जो आपको बताई कि मैंने कहाँ कहाँ से कोचिंग ली है, उसका आपके पास प्रूफ है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने 2016 में KDUM मेरा बैच नंबर था और मैंने उत्तम नगर से कोचिंग ली थी और ये मेरा आई कार्ड है केडी कैंपस का। और फिर मैंने 2019 में जो है वो लिया था इंग्लिश स्पेशल का बैच नीतू मैम से, गांधी आश्रम, मतलब मुखर्जी नगर के पास ही है, वहाँ से। और फिर मैंने जो है ऑनलाइन अपना बैच लिया था टारगेट 250 इंग्लिश का वीओडी बैच, जिसमें मेरे को वोकेबलरीज और ग्रामर पोर्शन के भी वीओडी मिल गए थे। अब मैं बात करता हूँ मेरे सोर्सेज और बुक लिस्ट्स की। तो सबसे पहले अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो मैंने नीतू मैम से लिया था ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग, जिसमें मैंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करा। एक्चुअली मैंने कभी नीतू मैम के आगे शिफ्ट करा ही नहीं। इंग्लिश में मेरे को जो है एक ही टीचर से मैंने पढ़ा, नीतू मैम से, और उन्हीं से सारा कुछ कंप्लीट करा है। लेकिन यूट्यूब से थोड़ा बहुत हेल्प लिया है मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियोस देख के। खासकर जो आर्टिकल और एडजेक्टिव है वो पेपर के टाइम जो है मेरे को थोड़ा लगता था कि हाँ भाई चीज़ें छूट रही हैं, वो मैंने सर से जो यूट्यूब पे है क्लासेस उससे कंप्लीट करा था। और साथ ही साथ इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है
इसमें मैंने डेली एडिटोरियल पीडीएफ जो है उसको रीड आउट करा था, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे, वो मैंने सॉल्व करे थे। और सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग सेक्शन में, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करी है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल ने। बाकी कैसे यूज़ करते हैं इस टेलीग्राम चैनल डेली पीडीएफ का, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिससे आप देख कर ये समझ सकते हो कि उसका जो पीडीएफ का यूज़ है, यूटिलाइज कैसे करा जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बुक्स एंड पीडीएफ्स की बात बताऊं, तो मैंने 2016 में जब कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक ली थी और अपने नोट्स से पढ़ रहा था। आप देख सकते हो, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, मैं इसे पूरी सॉल्व नहीं कर पाया हूं, मैं पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उतना मेरे को उतना ध्यान रहता नहीं था इंग्लिश पढ़ने का। और ये मैंने 24 अगस्त 2016 में मैंने ये परचेज करा है। और जब मैं नीतू मैम के पास पढ़ता था 2019 में, कोचिंग ली थी, तो ये मेरे नोट्स थे। मैम जो ऑफलाइन क्लासेस में करवाती थी, ये उसके नोट्स हैं, जो मैंने एक कॉपी में अपने बना रखे थे सारे चैप्टर्स। ठीक है। बाकी 2019 में फिर मैंने नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, जब मैं बैच ऑफलाइन कोचिंग करने गया था, तो वहीं से हमें स्टडी मटेरियल्स मिले थे, जिसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और स्टडी मटेरियल्स थे। ये वॉल्यूम 1 है, थोड़ी पुरानी लग रही होगी। ठीक है। ये वॉल्यूम 1 हमें मिली थी वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग में ही फ्री में स्टडी मटेरियल्स के तौर पे। और वॉल्यूम 2 है ये। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में क्या डिफरेंस रहता है। ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है। और उसके बाद एक मैंने डिस्क्रिप्टिव की बुक ली थी, जब डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह में, एमटीएस वगैरह में, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव की ये बुक ली थी मैम। और साथ ही साथ जो हमें मटेरियल्स मिले थे, वो हैं डिटेक्टिंग एरर्स की एक बुक मिली थी हमें, जिसमें कि 1000 डिटेक्टिंग एरर्स थे। ये सारा 2019 में हमें मिला था। ये डिटेक्टिंग एरर्स की बुक थी। और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बुक थी, चैप्टर वाइज मैम की आती थी। और ये वॉइस एंड नरेशन की बुक मिली थी हमें। और ये मिली थी सिमेंटिक्स, जिसमें कि 2700 वोकैब्स थी, जिसमें तुम्हारा इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह सारी चीज़ें थी। और ये इसमें ना थोड़ा ये मैं कहूँगा कि सिमेंटिक्स में ना, जैसे वोकैबलरीज वगैरह है, उसको डिटेल करके भी दिया हुआ है, अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शंस के साथ, और डिटेल करके भी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद फिर हमें एक मिला था पैसेज क्लोज टेस्ट के लिए एक बुक, ये वाली। तो ये सारी बुक्स हमें स्टडी मटेरियल्स के तौर पे मिला था जब मैं मैम का ऑफलाइन कोचिंग करने गया था। देन उसके बाद मुझे ना थोड़ा वोकैब में दिक्कत होती थी शुरुआत में, और मैं चाहता था कि मेरे को एक ट्रिक वाली बुक मिल जाए। तो मेरा दोस्त जो है वो क्रिस्टोफर सर के पास पढ़ता था ऑफलाइन, तो मैंने ना उससे सजेशंस लिया, और मैंने जब बुक देखी तो सही लगी मेरे को, तो मैंने BMW बुक ली थी क्रिस्टोफर सर की, जिसमें ये है बुक। अब तो ये चलती नहीं है, पहले बहुत चलती थी BMW बुक, जिसमें बहुत सारे जो है पूरा वोकैब के ऊपर ही ये सारा कुछ दिया हुआ है, जिसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। और 1000 वर्ड्स जो है निमोनिक्स के से याद करवाए हुए हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो ये मैंने बुक ली थी। देन उसके बाद 2022 में जब मुझे लगा कि हाँ भाई, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि कई बार जब हम सेलेक्ट नहीं होते ना, तो हमें लगता है कि इस बुक में ज़्यादा कंटेंट है, ये बुक लेनी चाहिए। कोई दूसरा सजेस्ट कर देता है बंदा, जिसने सिलेक्शन लिया होता है, भले ही वो अपने अनुसार बोल रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि नहीं भाई, इस वाले बुक से लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं बुक्स इकट्ठा करता गया इंग्लिश में, क्योंकि एक आगे बताऊंगा कि मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही है। तो SP बख्शी की मैं बुक लेके आया था, ये देख सकते हैं, SP बख्शी की बुक है। और ये जेन्युइन मैं बताऊं तो ये बुक बहुत हाई लेवल की है। जिस बच्चे का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा रहा है, वो बच्चा इसमें से कर सकता है। बाकी थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत है, ये वो समझने लायक नहीं मेरे ख्याल से। बाकी मैंने भी इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। तो ये SP बख्शी की बुक लेके आया था, और नीतू मैम की क्लास नोट्स लेके आया था, क्योंकि मैंने 2022 में VOD बैच लिया था नीतू मैम का। तो उसमें मैं क्लास नोट्स और वोकैब की शीट्स और टेक्स्ट बुक का 4000 क्वेश्चन बैंक लेके आया था। ये क्लास नोट्स नीतू मैम का। और
जो मैम हमें शीट्स देती थी क्लास में, उसको मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। ठीक है, 20 शीट्स देती थी और जीआई वोकैब्स की शीट्स देती थी मैम, और उसमें ना ट्रिक्स के हिसाब से देती थी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शीट है, तो इसमें क्या होता था कि मैम हर एक वोकैब के बारे में जो है बताती थी, और जब वोकैब के बारे में बताती थी मैम, तो उसमें क्या होता था कि साथ ही साथ ना लिखते जाती थी मैम बोर्ड पे, तो वो मैं नोट डाउन भी करता जाता था शीट्स निकलवा के। तो ये इस तरीके से और ज़्यादा वोकैब्स कंप्लीट हो जाते थे। इसका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता था। रूट वर्ड्स के ऊपर होते थे, हर एक शीट में कुछ ना कुछ अलग अलग रूट वर्ड्स के हिसाब से दिए होते थे। और ये मैं आपको बताऊं 20 शीट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मतलब लिमिटेड है और काफ़ी हद तक चीज़ें रहती हैं, आती हैं इसमें से। बाकी जीआईएफ वोकैब्स भी मैम ने करवाया था, तो जीआईएफ वोकैब भी मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। बट ये अब जो है सारा का सारा बुक में मिल जाता है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि हाँ भाई हमें शीट्स और वोकैब की बुक मिल जाएगी जीआईएफ वोकैब वाली, तो ये सारा कुछ बुक में आजकल अवेलेबल है मैम के, वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि कहाँ पे है। और टेक्स्ट बुक की मैं 4000 क्वेश्चन बैंक लेके आया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उस समय मेरा प्री जो है वो क्लियर हुआ था। प्री जो है वो क्लियर हुआ था, तो ये 4000 क्वेश्चन बैंक वाली मैं लेके आया था सीजीएल में के लिए, जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन है और सारे पैसेज वगैरह सारा कुछ है। ठीक है, बाकी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो ये मैं बुक लेके आया था। और इंग्लिश माध्यम डेली एडिटोरियल मैं कर रहा था, 2023 से मैंने स्टार्ट करा है, पिछले साल से। और आरबी सर का मैंने पीडीएफ कोर्स लिया था, और नीतू मैम की मेरे को वोकैब की बुक मिल गई थी। मेरे दोस्त सीपीओ की तैयारी कर रहा था, तो उसने मुझे ये वोकैब बुक जो है वो परचेज करके गया था, और उसका सिलेक्शन हो गया है, तो वो ट्रेनिंग पे गया, तो मैंने उससे बुक ये मांग ली थी। तो मैम की वोकैब की बुक ये है, और ये मेरे को 2023 में मिली, और अब मैं जो है इसी से सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि ये कंसाइज वे में एक ही सारी जगह पे दिया हुआ है हमें। और फिर उसके बाद 2023 में ही मुझे पता लगा कि 120 ग्रामर रूल्स जो है वो रिवाइज करने के लिए बहुत इजी है, तो मैंने उसका प्रिंट आउट करवा लिया था कि 120 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ है, तो शीट है, वो मैंने निकलवा लिया था प्रिंट आउट। जो कि मैं जब कभी भी एग्ज़ाम होता है तो मैं इसको रिवाइज करके जाता हूँ। रिवाइज करने के लिए बहुत सही रहता है ये। ठीक है, 120 रूल्स ही है, और जिसमें सारे मेनली मैक्सिमम रूल्स कवर हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ करी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कई बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि वॉल्यूम 1 और जो अभी वो क्लास नोट्स और वोकैब की बुक आई है, इसमें क्या डिफरेंस है आपको, क्योंकि मैंने सब जगह से पढ़ा हुआ है, नीतू मैम की क्लासेस से भी पढ़ा हुआ है, बुक से भी पढ़ा हुआ है, सब जगह से, तो मैं आपको डिफरेंस अच्छे से बता पाऊंगा। देखो, वॉल्यूम 1 क्या है ना, कि वॉल्यूम 1 में बहुत लिमिटेड है, बहुत डीप में जाके नहीं है ग्रामर। ठीक है, हाँ, आप पहली बारे में पढ़ के समझ सकते इतना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा डीप में जाना, थोड़ा और गहराई से समझना है चीज़ों को, तो उसके लिए बेस्ट है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में मैम के सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रामर का पोर्शन है, और मैम ने वोकैब के लिए एक अलग से बुक निकाल दी। वॉल्यूम 1 में क्या है कि वॉल्यूम 1 में ग्रामर भी है और वोकैबलरीज भी है, दोनों चीज़ें। वॉल्यूम 1 में जो है आपका वोकैब भी है और ग्रामर भी है। ठीक है? और जो सेपरेट कर दिया है मैम ने, ग्रामर के लिए कर दिया है क्लास नोट्स, और अब और वोकैब के लिए अलग से 15,000 वोकैब वाली बुक निकाल दी है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आप कर सकते हो पता कि हाँ भाई, वोकैब के लिए और ग्रामर के लिए जब मैम ने अलग अलग बुक निकाल दी, तो वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आज के टाइम पे अगर आप अभी तक कोई नई बुक ले चुके हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप क्लास नोट्स और वोकैब की बुक ले लो, कि इसमें कंटेंट पूरा है, भरपूर है। इसके अलावा जो है चीज़ें नहीं रहती एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी इच्छा कि आप कोई भी बुक ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको अपने टाइम मैनेजमेंट की बात बताता हूँ कि मैंने कैसे टाइम को मैनेज करा था इंग्लिश सेक्शन के।
तो जब मैं कंप्लीट कर रहा था सिलेबस, तो उतना ना मेरे को ध्यान रहता नहीं था कि इंग्लिश भी अच्छी करनी है। मुझे लगता था कि इंग्लिश कर लेंगे भाई, ईज़ी होती है यार, नॉर्मल सी होती है। बट ऐसा एक्चुअल में अभी है नहीं। जो नए बच्चे आए हैं उनको पता लग रहा हो कि इंग्लिश में उसके उनके मार्क्स जो है वो कम रह रहे हैं, ठीक है? मेन रीज़न यही है कि बच्चे जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते और सीधा मॉक टेस्ट देने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मैंने भी वही करा, अपना सिलेबस कंप्लीट। और जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा था अपना, तो मैं 1 से 2 घंटे ही इंग्लिश को देता था, क्योंकि ज़्यादातर जो क्लासेस हैं वो मैं मैथ्स को देता था, ठीक है? ज़्यादातर जो टाइम है वो मैथ्स को देता था, क्योंकि मैथ्स बहुत टाइम टेकिंग, ठीक है? एक साथ मैनेज कर नहीं पा रहा था मैं। और जो क्लासेस होती थी, मैं सिर्फ़ उसी को रिवाइज़ करता था। मतलब मैम ने जो चीज़ आज करवाई क्लास में, उसी को मैं यहाँ पे आके रिवाइज़ करता, ठीक है? और स्टडी मटेरियल्स में जो क्वेश्चन्स होते थे, जैसे मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को कि हमें एरर डिटेक्टिंग और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाली जो बुक मिली थी, उसमें मैं चैप्टर वाइज़ यहाँ से क्वेश्चन्स करता था। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ और मेरे मॉक टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि मैं टाइम कम दे रहा था इंग्लिश को, जबकि ज़्यादा देना चाहिए, तो मैंने टाइम इंग्लिश का बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया था। और मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैथ्स को कम टाइम दिया था और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे रहा था, जिसमें मैं रिविजन करता था, इंग्लिश की वोकैबुलरीज लर्न करता था और डेली एडिटोरियल और मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ लगाता था और अच्छे से एनालाइज करता था अपनी चीज़। और रीज़न ये था कि ज़्यादा टाइम इसलिए देना था, क्योंकि मेरा जो स्कोर है वो लो रह रहा था, ठीक है? बहुत कम रह रहा था और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स और मॉक टेस्ट में फ्लक्चुएट कर रहा था। कई बारी तो मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स ले रहा था और कई बारी मैं बहुत कम मार्क्स ला रहा था। जैसे मैं आपको थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपना। मैंने सीएचएसएल 2023 के प्री में, सीएचएसएल 2023 प्री में का मेरा रिज़ल्ट आया है। इसमें मेरे इंग्लिश में 47.5 रहे आउट ऑफ 50। एक ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो वो कैब क्या। और वही अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में मेरा रहा है 92 आउट ऑफ 100। अब आप देख सकते हो कि फर्क कहां रहेगा। जबकि मैं बताऊं कि मेंस का जो पेपर है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनकी रैंक मेरे से भी कम आई है, उन सभी के भी 100 प्लस रहा है मेंस में, ठीक है? तो इंग्लिश का पेपर इजी था मेंस में, लेकिन मेरे से गलतियां कहाँ हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्री में जब मैंने स्कोर करा और मैंने अचानक से देखा कि हाँ भाई मेरा स्कोर ज़्यादा है, तो मैं इंग्लिश को कम टाइम देने लग गया। मुझे लगता था कि इंग्लिश आती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपके किसी में अच्छे मार्क्स आ जाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपके तुक्के फिट हो जाते हैं, ठीक है? हो सकता है कि मेरे यहाँ पे 2-3 तुक्के फिट हो गए, जिसकी वजह से मैंने मेंस में उतना टाइम नहीं दिया जितना टाइम देना चाहिए था इंग्लिश को, और मेरा कम स्कोर रह गया। अगर मेरे यहाँ पर, क्योंकि भाई इंग्लिश का पेपर मुश्किल नहीं था, मैंने देखा है, और मेरी बहुत ज़्यादा जो है सिले मिस्टेक्स हुए हैं इंग्लिश में खासकर। जबकि मैंने मैथ्स रीजनिंग में स्कोर अच्छा खासा करा है, लेकिन इंग्लिश में जो स्कोर है वो कम है मेरा, ये मैं जानता हूँ। और अगर मेरा स्कोर इंग्लिश में थोड़ा 100 या 105 प्लस रहता, तो मेरी रैंक जो है वो अंडर 100 भी आ सकती। बट क्या, कोई नहीं, बाकी मैं आगे मेहनत करूंगा और इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को बस ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आप ऐसी गलतियां ना करो। इंग्लिश को प्रॉपर टाइम दो, क्योंकि इंग्लिश में जो है कई बार हमें लगता है कि हमें इंग्लिश आ रही है, लेकिन एक्चुअल में हमें और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेता हूँ मैं अपने मिस्टेक्स और अचीवमेंट। तो सबसे ज़्यादा मेरे को मिस्टेक्स ये लगता है मेरा कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें ये होता था कि हाँ भाई, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। और टाइम कैसे मैनेज करते अपना, यूट्यूब वगैरह पे उतनी वीडियोस थे भी नहीं, जब 2019 की बात कर रहा हूँ, तो उतनी चीज़ें थी नहीं। जिसकी वजह से क्या होता था कि मैं प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाता था अपनी स्टडी को लेकर, इंग्लिश में खासकर। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी जो है दिक्कत थी। दूसरा, कि मैंने आपको जैसा अभी दिखाया कि मेरे पे बहुत सारी बुक्स हो गई, ठीक है? तो बहुत सारी बुक्स लेने का घाटा ये है कि आपका ना माइंड जो है डाइवर्ट रहता है, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है आज के टाइम पे कि माइंड को हम स्टेबल रखें, एक चीज़ पे फिक्स रहे, ठीक है? तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट ढूँढना नहीं चाहा, तो बहुत सारी बुक्स ले ली, लेकिन उसका कोई एक सब्स्टिट्यूट जिसमें कि सारा का सारा कंटेंट हो, वो मैंने ढूँढने की कोशिश नहीं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग भी बहुत सारे, जैसे कोई भी कह देना कि हाँ भाई ये बुक अच्छी है, फलाना बुक अच्छी है, दूसरी बुक अच्छी है, ठीक है? मेरा सिलेक्शन तो यही पढ़ के हुआ है। आप सुनो सबकी,
आप देख लो, सारे बुक का रिव्यू देख लो कि कौन सी बुक कैसी है। मार्केट में चले जाओ ऑफलाइन, वहाँ पे सारी बुक्स रखी होती हैं। आप देख लो कि हाँ भाई कैसी-कैसी चीज़ें क्या-क्या हैं। आप जिससे रिलेट कर पा रहे हो वही बुक उठाओ, वही बुक से प्रिपरेशन करो और कोशिश ये करना कि उसमें सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल हो, ठीक है? जैसे मैं जो है, मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि इंग्लिश में जो नीतू मैम की बुक है क्लास नोट्स और वोकैब की बुक, इससे बाहर चीज़ें नहीं रहती हैं। चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, सीडीएस चाहे कोई भी, ठीक है? एसएससी का कोई भी सीडीएस वगैरह कोई भी चीज़, ठीक है? तो मैं उसमें गारंटी देता हूँ। लेकिन बाकी कई बच्चे होते हैं कि कोई दूसरी बुक पूछते हैं, तो भाई मैं उसका नहीं बता सकता, बाकी अगर आपको सही लगता है तो आप वो ले सकते हैं। बाकी मेरा एक और गलती है कि मैं प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाया वोकैब्युलरीज़ में बिगिनिंग में। भाई होता ना कि कई बारी हम भुगतते हैं, तो हमें चीज़ें पता लगती हैं। वही मेरे साथ हुई। मैंने पहले वोकैब्युलरीज़ वगैरह पे ध्यान दिया नहीं, जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम रहा। जब मेरे को बाद में पता लगा कि हाँ भाई मेरी वोकैब्युलरीज़ दिक्कत दे रही है, तो मैंने वोकैब्युलरीज़ के ऊपर ध्यान दिया। मैंने हर रोज़ प्रॉपर टाइम दिया, 1 घंटा, डेढ़ घंटा वोकैब्युलरीज़ वोकैब्युलरीज़ तब जाके याद रहा मेरे को। क्योंकि देखो भाई वोकैब्युलरीज़ में क्या होता है ना कि हम याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। बार-बार हमें रिवाइज़ करते रहना, बार-बार, बार-बार, हर दिन। ऐसा कोई भी डे नहीं होता जब हम वोकैब्युलरीज़ पढ़ लें और मतलब बीच में अगर स्किप कर दें तो याद रह जाए, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, डेली वोकैब्युलरीज़ पढ़ना है। चाहे कोई टॉपर ही क्यों ना हो, वो अगर 15-20 दिन भी अगर वोकैब्युलरीज़ अपने फ्लो में ना रखे, तो वो भूल ही जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वोकैब्युलरीज़ वगैरह आपको डेली प्रैक्टिस में रखनी है, ठीक है? क्योंकि मैंने नहीं करा और मेरे को मार्क्स भुगतना पड़ा और इतने दिनों बाद सिलेक्शन हुआ। और बिगिनिंग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें, तो मैंने इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैं सोचता था कि मैथ्स रीज़निंग करूँगा, मैथ्स रीज़निंग से सिलेक्शन ले जाऊँगा। इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस देता ही नहीं था मैं। लेकिन बाद में जब चीज़ें मेरे साथ नेगेटिव हुई, तब मेरे को पता लगा कि हाँ भाई नहीं, इंग्लिश सेक्शन को अब ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है? और मैं हमेशा क्या करता था, इंग्लिश को रटता था, होता है ना रटना, कई बारी रूल्स वगैरह रट लिया। मैं कभी समझने पे नहीं जाता था, क्योंकि समझने में लगता था टाइम और टाइम मैं देना चाहता नहीं था इंग्लिश को। तो ये गलती मेरे से सबसे बड़ी हुई है कि मैं इंग्लिश को रटता था। जब मैंने समझना चालू करा इंग्लिश को पिछले साल से 2023 में, तब मुझे समझ में आया कि भाई मैं कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहा था इंग्लिश को रटने में। तो इंग्लिश को रटना नहीं है कभी भी, समझने है, ठीक है? पढ़ोगे तो अपने आप ही क्लियर होते जाएँगी कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ अपनी अचीवमेंट्स की। तो कंसिस्टेंसी विद ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि मेरे जो ग्रोथ नहीं हो रही थी। इंग्लिश सेक्शन में पहले मेरे 50 में से अगर 25-26 आ रहे थे, तो अब मेरे 35-40 पहुँच गए थे, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी थी ग्रोथ के साथ और मैंने हमेशा अपना मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ करना चाहा है नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जब भी मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है। और ज़्यादातर अब मेरे जो है गुड मार्क्स आ जा रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में अगर सेमेस्टिक्स को हटा दें तो। और डेली जो है मैं इंग्लिश माध्यम से जो एडिटोरियल पीडीएफ है वो पढ़ता था और फिक्स कर रखा था मैंने अपना डेली टारगेट्स कि हाँ भाई मुझे ग्रामर में 5 पेजेस पढ़ने हैं और वोकैबुलरीज के मेरे को 50 वोकैबुलरीज पढ़नी है। ये मैंने एक फिक्स कर रखा था अपना। तो एक फिक्स टारगेट जब आप लेके चलते हो ना डेली बेसिस पे, तो वो आपका पूरा होता है, तो वो रिवाइज़ करते जाते हैं, ठीक है? वो चीज़ें क्या हो जाती है माइंड में एक रिवाइज़ होती जाती है। हफ्ते भर में जो पढ़ा उसको फिर लास्ट के मैंने क्या करा रिवाइज़ कर लिया। जैसे ऐसा करता था मैं 5 दिन अच्छे से पढ़ता था पूरा और लास्ट के 2 दिन जो है, जो मैंने 5 दिन पढ़ा उसके लिए रिविज़न के लिए रख देता था। तो ये चीज़ें जो है मैं करता था डेली टारगेट्स अपना फिक्स करके। और मैंने फिर टाइम मैनेज करा अपना प्रॉपर, टाइम टेबल वगैरह बनाया, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, ठीक है? और 2.5 घंटे मैं डेली देता था इंग्लिश को। बाद में, ये बाद की बात बता रहा हूँ, पहले की नहीं, पहले तो मैं बहुत कम टाइम देता था, बाद में 2.5 घंटे देने लग गया। 2023-2022 की बात बता रहा हूँ अपनी। और प्री में जो है मेरा 10 से 14 मिनट में हो जाते हैं इंग्लिश आज के टाइम पे और 40 मिनट लगते हैं मेंस में, क्योंकि मेंस में थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ज़्यादा आता है, पीक्यूआरएस वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और मेनली मैंने किस पे फोकस करा, अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब कि समझने पे। पहले मैं रटता था, लेकिन मेरे को पता लगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, तब मैंने समझने के ऊपर ध्यान दिया और जब समझने के ऊपर ध्यान था तो मैंने रिजल्ट पाया। और वोकैबुलरीज़ जो है वो मैं ट्रिक से याद करता था। देखो कई बारी क्या होता है ना कि वोकैबुलरीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो याद रहेगी, मतलब उस दिन तो याद रहेगी, नेक्स्ट डे भी याद रहेगी अगर हम डेली पढ़ेंगे तो। लेकिन कई बारी ऐसा होता है ना कि हम अगर ट्रिक से याद कर ले और या फिर अपने जो आस-पास एग्ज़ाम्पल्स है उसको कोई सेट कर ले कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है।
तो उससे ना जल्दी याद हो जाता है और माइंड में ना कई बारी ऐसा भी होता है कि हमें अगर वो चीज़ पढ़ा ना आज और 10 दिन बाद ना पढ़ें, 10 दिन तक ना पढ़ें, तो 11वें दिन हमें अपने आप ही वो ट्रिक याद रह जाती है और उस ट्रिक से हमें उसका मतलब याद रह जाता है। तो कोशिश ये करो कि ट्रिक से याद करो। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो भी आपको याद हो जाएगा विदाउट ट्रिक, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई जिस हर एक वर्ड का ट्रिक होगा ही होगा, किसी-किसी वर्ड को आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ट्रिक से मैं याद करता था, जो मैम वगैरह मेरे को देती थी ट्रिक्स वगैरह क्लासेस में। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता था हमेशा, और ताकि मेरे को एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बारी क्या होता है ना कि हम प्रेशर के साथ जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, माइंड प्रेशर के साथ, और उसमें ना फिर हम गलतियाँ कर देते हैं। इंग्लिश में खासकर ज़्यादातर गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने यही देखा है अपने में कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं एसएससी के, और मुझे ये पाया है मैंने कि एग्ज़ाम्स देते वक़्त ना जो एक प्रेशर होता था एग्ज़ाम हॉल का, वो रिड्यूस होता रहा। और आज के टाइम पे मुझे अगर कल भी आप बोलोगे ना एग्ज़ाम देने के लिए और मैं कुछ भी ना पढ़ के जाऊँ, तो मेरे अंदर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, भले ही मेरा अगर सिलेक्शन ना हुआ फिर भी। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। तो आप भरते रहो सारे एग्ज़ाम्स, उसमें जो-जो आ रहे हैं, उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते जाओ, अच्छा करते जाओ, बूस्ट करते जाओ। और मैं एक भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मेरे को हमेशा ही बेस्ट टीचर्स मिले हैं, मैथ्स में भी, रीज़निंग में भी, सब जगह पे मेरे को बेस्ट टीचर्स मिले, और जो मुझे बेस्ट कंटेंट देते हैं एग्ज़ाम में, उससे बाहर चीज़ें नहीं रहती हैं। ये मुझे जो है अच्छा है कि मैं हमेशा ही बेस्ट टीचर से कनेक्ट रहा। उनके अप्रोचेस अच्छे हैं और बेस्ट कंटेंट भी रहा है, और मैं आप लोगों को आज के टाइम पे सजेस्ट भी। फाइनली मैं आप लोगों को सजेशंस दूँगा कि आपके क्या-क्या सोर्सेज़ होंगे और टाइम आप कैसे मैनेज करो और क्या-क्या आपको स्टार्टिंग से करना है। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप सोर्सेज़ में कोई भी पेड बैच ले सकते हैं। मैं ख़ासकर रिकमेंड करूँगा कि नीतू मैम का जो वीओडी बैच है, वो बेस्ट रहे। उसमें सारा कंटेंट रहता है, अप टू डेट रहता है सारा, और लेवल अप रहता है। सारा का सारा जो है आपको सिखाएँगी मैम। तो मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा है इसीलिए। बाकी अगर आपके अ, नोन में कोई भी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा करवाते हैं, या आपको बेस्ट लगा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर बुक की बात करूँ, तो क्लास नोट्स नीतू मैम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं। तो वो ग्रामर जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे लेवल की है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और वोकैब की बुक जो मैम की आती है 15,000 वोकैब की बुक, उसमें क्या है कि जीआईएफ वोकैब भी है, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स के, मतलब आप जब बुक देखोगे ना तो अपने आप को ही लगेगा कि बहुत, मतलब एक तरीके से याद करने वाली है, उसमें सारी चीज़ें याद हो सकती हैं। और यूट्यूब पे अगर बात कहूँ तो यूट्यूब से आप एक देख सकते हो चीज़ें, तरुण ग्रोवर सर का, अमन वशिष्ठ सर से और रानी मैम से आप पढ़ सकते हो। ये भी अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब वगैरह पे इनकी बहुत सारी फ्री वीडियोज़ हैं, आप वो जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर की अगर बुक बात करूँ तो पिनेकल और किरण पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर में, या फिर आप आरबी सर का, जो शुभम जैन सर है, उनका पीडीएफ कोर्स भी आप ले सकते हो। पीडीएफ्स जो है दिया होता है उन्होंने। में पीडीएफ में एक खास बात है आप लोगों को बताऊँ, उसमें पीडीएफ्स जो हैं वो एक तो वन लाइनर भी दे रखा है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में, और दूसरा मुक्त फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो आपको जहाँ से भी सही लगे वो आप दे सकते हो पीडीएफ में। तो वो मेरे को सही लगा जिसकी वजह से मैंने पीडीएफ कोर्स लिया था। मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे सकते हो। टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, आरबी का, ओलिव बोर्ड का, अड्डा 247 का डेली क्विज़ेज़ देने के लिए। और डेली क्विज़ेज़ आपको इसलिए देना है ताकि आप लोगों का जो एक मिस्टेक्स हैं और जो ओवर थिंकिंग वगैरह होती है उसको अवॉइड कर सकें। और इंग्लिश माध्यम का जो डेली एडिटोरियल पीडीएफ आता है, वो जो है आप पढ़ो, और ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहे। पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इसका कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे हम पीडीएफ को यूटिलाइज़ कर सकते, देख सकते हैं। और आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना कि आपके अगर लो मार्क्स आए मॉक टेस्ट वगैरह में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट में ना इलॉजिकल चीज़ें भी आती हैं, ठीक है? तो उससे हमें डरना नहीं है। बस हाँ,
जो चीज़ गलत हुई अगर वो आती है अपने को और फिर गलत हुई, तो वो गलत बात है। उसको आप ठीक करने की नेक्स्ट टाइम में कोशिश ज़रूर करो। बाकी आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि हाँ भाई मेरा कम मार्क्स आ रहा, मेरे से ना हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? टाइम मैनेज की अगर बात करूँ तो 2 से 3 घंटे आपको शुरुआत में देने चाहिए, अगर कंप्लीट कर रहे हो। देन उसके बाद जो है आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हो और इस बीच आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना जब आप सिलेबस कंप्लीट, ये याद रखना, बहुत बच्चे गलती, पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे आपको 6, 7, 10 महीने, 1 साल लग जाए सिलेबस कंप्लीट, लेकिन आप सिलेबस कंप्लीट करो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगो, ठीक है? उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस करने चाहिए 2023 और 2022 के खासकर, और जिसमें इन ग्रामर, वोकैबुलरीज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सारी चीज़ें। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको डेली एक सेक्शन में 2 क्विज देना है ताकि आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सको। कई बार क्या होता है ना, इंग्लिश में हम ओवर थिंक कर जाते हैं। तब ऐसा होता है कि हमें आंसर पता होता है लेकिन 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में हम कन्फ्यूज कर जाते हैं कि हाँ भाई इसका ये भी हो सकता है, उसका वो भी हो सकता है। मेरे साथ बहुत होता था, ठीक है? और ये चीज़ें मेरी कम हुई किसकी वजह से? क्विजेस देने की वजह से। अड्डा 247 पे क्विजेस होते हैं, वो आप दे सकते हो। और जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो हमेशा याद रखना कि अपने जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से ये होता है ना कि वो चीज़ याद रह जाती है, ये गलती हमारे हुई है, ठीक है? तो आप वो नोट डाउन करो अपनी गलतियों को और देन उसको रिवाइज़ कर लो उस टॉपिक को, जिससे आपकी गलतियाँ हुई। अगर बात करूँ वोकैब्युलरीज़ की, तो वोकैब्युलरीज़ के लिए आप क्या करो, उसको नोट डाउन कर लो। हाँ भाई ये वोकैब्युलरीज़ है, ये मुझे नहीं आती, मैंने उसका मतलब लिख लिया, ठीक है? और आप ये काम जो है ना, सेपरेट करना, ग्रामर और वोकैब्युलरीज़ की अलग-अलग नोटबुक टाइप बना लेना। फिर क्या होता है कि ग्रामर का हो सकता है कि आपसे कम गलतियाँ हों, वोकैब्युलरीज़ में ज़्यादा गलतियाँ हों, तो वोकैब्युलरीज़ का थोड़ा बढ़ता रहेगा। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि आपको कैसे और मॉक टेस्ट वगैरह को करना, इसमें आप एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जब कभी भी आप इंग्लिश कर रहे हो ना, तो उसमें जो वोकैब्युलरीज़ का सेक्शन है, उसमें आप फ़ोन में नोट्स टाइप का आता है, गूगल नोट्स करके, उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या करा, वोकैब्युलरीज़ गलत हुई, ठीक है? जैसे कहूँगा कोई वोकैब्युलरीज़ है, ठीक है? इसका आपने गलत कर दिया, तो इसकी जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको और मीनिंग मिलेंगी, आपको और मीनिंग मिलेंगी, इसके सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे। आपको करना क्या है, फ़ोन में एक नोट बना लेना है, ठीक है? ऊपर हेडिंग बना लेना कि हाँ भाई वोकैब्युलरीज़ जो हमारी गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स, ठीक है? मॉक टेस्ट में। और फिर आपको क्या करना है, नंबर 1 डाल के ये वाली वोकैब लिख देनी है और उसके बाद उसके सिनोनिम्स लिख देने हैं, ठीक है? एरो डाल के। ऐसे करके आपको हफ्ते भर का कर लेना है, जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वो अच्छे से हफ्ते-हफ्ते भर रिवाइज़ करते रहना। वो जो आपकी गलतियाँ, सॉरी, जो गलतियाँ हैं उसको आपको क्या करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो गलतियाँ हैं ना, वो आपको याद आते रहेंगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और आपको वही वोकैब या वही चीज़ आ जाए, तो आपको हिट कर जाएगा माइंड में कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई थी और अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? तो गलतियाँ जानने से हमारा यही फ़ायदा होता है कि पेपर में हम वो गलतियाँ याद रहती हैं हमें और वो गलती हम पेपर में ना, इस वजह से। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में।